एनरोलमेंट है, बायोमेट्रिक अपडेट है, या नेम करेक्शन है, टीओबी है, एक विशेष अपडेट आप लोगों को सबको देनी है। जितने भी हमारे यूजर के सॉफ्टवेयर पे बीएलई भाई काम कर रहे हैं, आप लोगों को एडिशनल कोई भी वेरीफायर रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने आपको ग्रुप में भी अपलोड किया है। आप जितने भी बीएलई भाई इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं इसमें आपको ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि जितने भी बीएलई भाई अभी तक, अगर आप कोई भी, जो हम लोग एक पार्ट था कि वेरीफायर आपको हायर करना हुआ करता था, कोई भी ABC ग्रेड तक का रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, तो उसको अब आपको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, और साथ में जो एनरोलमेंट फॉर्म है जहाँ पर वेरीफायर का सिग्नेचर या स्टैम्प का जो कॉलम रहता है या ऑप्शन रहता है, वहां पर आपको अपना ही सिग्नेचर करना है। स्टैम्प अगर आपकी है सेंटर की बनी हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सिग्नेचर जरूरी है। आप सिग्नेचर खुद के करेंगे वहां पे, और अगर स्टैम्प नहीं है आपकी अपनी बनी हुई तो उससे कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर वेरीफायर वाले जो भी पोर्शन है वहां पर आपको खुद ही करना है। अब आपको वेरीफायर से सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है, या डॉक्यूमेंट किसी और से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। अब जो जैसे बात कर रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किस तरह से यूज होती है, क्या किस तरह का जो क्यूसी पोर्टल है, क्यूसी टीम चेक कैसे करती है उसको, भाई हमने सॉफ्टवेयर बंद पे डाला है, आप लोगों ने कोई भी डिटेल उसमें एंट्री की, सबमिट कर दिया और वो सबमिट हो गया, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ भी हम लोग लिख देंगे और वो सबमिट हो जाएगा और आधार जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 100% क्यूसी होती है। जितने भी आप अपडेशन कर रहे हो, एनरोलमेंट कर रहे हो, उसका क्यूसी टीम, यूआईडीआई की जो क्यूसी टीम है वो 100% क्यूसी करती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, आप लोग वो ये आपस में कंपेयर करते हो या फिर हम लोगों से बात करते हो कि सर वो हमने अभी अपडेट किया, वो रिजेक्ट हो गया या फिर अपडेट हो गया, हाँ हमसे ऐसा हो गया था, हमारी आईडी तो सस्पेंड नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट ये भी देनी है कि 100% जो क्यूसी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट भी है, उसमें कई बार समय लगता है, 2-3 महीने तक जो है, इसीलिए 90 डेज का टाइम पीरियड यूआईडीआई ने रखा है क्यूसी का। ठीक है, जो क्यूसी है वो 90 डेज तक उसमें समय लगता है, और आधार जनरेशन में भी समय लगता है। ठीक, तो आप लोग ऐसा ना समझें कि मैंने आज कोई अपडेट किया, मेरी तो आईडी सस्पेंड नहीं हुई तो इसका मतलब वो ठीक है, वो चल गया। इस चीज को हम लोग अपने माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने जो आज एनरोलमेंट किया उसकी क्यूसी में जो भी समय लगेगा, जब वो उसकी क्यूसी टीम करेगी, उसको देखेगा कि ये गलत था भाई, ये तो यूज नहीं करने थे वर्ड, या ये डॉक्यूमेंट जो है यूज नहीं करना था और ऑपरेटर ने यूज किया है, तो फिर वो एरर काउंट उसको करेंगे, और उस ऑपरेटर आईडी पे जितने मैक्सिमम एरर काउंट के बाद में वो उस पर सस्पेंशन और जो पेनल्टी है वो उस पर इम्पोज होगी। तो इस तरह का देखिए, ये कोई ऑपरेटर है जिसने कि यहाँ पे ये उस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है जो कि यूज नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ में टेम्परिंग की गई है, एडिटिंग की गई है। यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूआईडीआई का, उसको जो है उसमें वाइटनर का यूज किया गया है, इसमें भी वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ वाइटनर यूज करके कुछ एड्रेस वाले पोर्शन में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है यूआईडी का, कई बार एड्रेस प्रूफ में आप लोग यूज करते होंगे, कोई गजिस्टर्ड ऑफिसर से करा के लाता होगा या ग्राम प्रधान का करा के लाते होंगे, और उसके यहाँ पे आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी एक वैलिडिटी है, जो डेट ऊपर दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि वो जिस डेट में वो करा के लाया है उसके 3 महीने के अंदर ही उसको अपडेट करा सकता है, और इस डेट में भी अगर किसी भी तरह का कोई वाइटनर, कटिंग या ओवर राइटिंग होगी ना, तो ये भी टेम्परिंग में जाएगा। यहाँ देखिए मंथ में उसने कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ एडिटिंग की गई है वाइटनर लगा के, ये वाइटनर का यूज किया गया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन किया गया है, इसका डीपीआई या फिर स्कैनिंग जब भी जिस स्कैनर से की गई है वो रीडेबल नहीं है। ये जो पोर्टल है एक तरह से आप देखिए, जब क्यूसी करती है जो टीम, क्यूसी टीम है, उसको जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो उसको पोर्टल पे इस तरह का दिखता है। वो अगर उसको पढ़ने में नहीं आएगा क्यूसी टीम को तो वो रिजेक्ट करेंगे इसको, ये रीडेबल नहीं है डॉक्यूमेंट। यहाँ वाइटनर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी जो है वाइटनर यूज करके जो है कुछ एडिटिंग करने की कोशिश की गई है। ये डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग जो टीसी है या सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं है जिस काम के लिए इसने यूज किया है। तो इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट एज पर
अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट पोर्शन में लिख के भी आया है, डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट। जिस काम के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज किया गया वो डॉक्यूमेंट जो जिस काम के लिए यूज करना था उसके लिए वैलिड नहीं था। यहाँ पे आधार स्कैन किया गया है। आधार आप लोगों को पता है कि आधार स्कैन नहीं करना होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड किसी का यूज किया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट किया और स्कैन किया है आधार कार्ड। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान देनी है कि हम लोग जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वही स्कैन करना होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम डॉक्यूमेंट कोई भी स्कैन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो सबमिट हो जा रहा है, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसको, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी क्यूसी होगी, क्वालिटी चेक करेगी क्यूसी टीम, तो फिर उसमें वो रिजेक्शन में जाएगा। ये जो डिटेल है यहाँ पे जो भी लिखा है इसमें, जिसने ये इशू किया है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उसकी डिटेल इनकम्प्लीट है। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं और आप करते होंगे, क्योंकि आप अब केवल एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। तो एड्रेस अपडेट में आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। HOF बेस्ड भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इस HOF बेस्ड फॉर्मेट हो गया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, इसकी भी आप सेंसिटिविटी को समझें। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो ऊपर डेट, जो यूजिंग अथॉरिटी है जिसने इशू किया है, जिसने साइन किया है, उसके सिग्नेचर स्टैम्प और डेजिग्नेशन जो भी है उसका क्या है, कहाँ से कराया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये प्रॉपर उसकी डिटेल उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये डिटेल नहीं है तो फिर इसको जो है इनवैलिड माना जाएगा। और यही कंफ्यूजन हम लोगों को कई बार होता है कि सर हमने ग्राम पंचायत वाले या ग्राम प्रधान वाले जो भी फॉर्मेट लगाए उससे हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कंप्लीट अपने आप में भरा हुआ होना चाहिए और साइन मोहर जो जिस तरह बताया गया लगाने के लिए वो लगी हो। ये यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन उसमें हाथ से नाम लिख दिया गया है। वो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ई पासबुक है। पासबुक जो है बैंक से इशू की हुई जो होती है वो वैलिड होती है। ये डॉक्यूमेंट उसके अनुसार, लिस्ट के अनुसार नहीं है। आप लोग जो है वैलिड पासबुक, जो भी नेशनलाइज बैंक हैं जिसपे हमारे बैंक मैनेजर्स जो हैं फोटो प्रमाणित करके स्टैम्प सिग्नेचर करके देते हैं, वो स्कैन करनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या डेट मिसिंग है, ये छोटी छोटी गलती हैं जो कि हम लोगों से होती हैं। अब HOF बेस्ड एनरोलमेंट, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया है, इस चीज़ को आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो। एड्रेस अपडेट में इस डॉक्यूमेंट का यूज आप बड़े लेवल पे करिए। होता क्या है, जैसे ये उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूजेबल है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर का फैमिली का हेड हूँ, मेरी आज पोस्टिंग लखनऊ में है, मैं दिल्ली रहने लगा, मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हो गई, मैं दिल्ली रहने लगा। मेरी फैमिली, मैंने 6 महीने बाद अपना फैमिली में ले गया। मैंने अपना आधार कार्ड, तो मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट थे, या मैंने वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी ले ली, मेरे पास में उसका रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट है, मेरे पास वहाँ पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो गया, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो मेरे अपने तो डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है एड्रेस जिससे कि मैं चेंज करा पाऊँ, या मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं अपना एड्रेस चेंज करा पाऊँ। अब मैंने अपना आधार दिल्ली का करा लिया है, तो HOF बेस्ड एनरोलमेंट या HOF बेस्ड जो भी एड्रेस अपडेट है उसको यूज करके, इस डिक्लेरेशन को यूज करके मैं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के, अपने वाइफ के एड्रेस अपडेट करा सकता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी ब्लड आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, जिसमें कि मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, इस तरह की जो भी रिलेशनशिप में आपके लोग आते हैं, आप उनका भी एड्रेस अपडेट एज पर योर आधार, मतलब अपने आधार के अनुसार जो भी आपके एड्रेस है आपके आधार में, आप करा सकते हो, और भी अपने फैमिली मेंबर्स का। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है, क्योंकि इसमें आधार एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि आधार एक्ट के अनुसार अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका वो सही में रिलेशनशिप नहीं था, उसके बावजूद भी आप एड्रेस अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी और दूसरे थर्ड पर्सन का, तो फिर आप उसका तो रिजेक्ट होगा ही एनरोलमेंट, लेकिन साथ में आपका भी आधार सस्पेंड हो सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आधार एक्ट 2016 के अनुसार कि अगर आप इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पास ऑन करेंगे और इस डिक्लेरेशन का यूज करेंगे तो आपका भी आधार सस्पेंड कर दिया जाएगा।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यूज करना है, और आप इसको यूज कर सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। आप जो भी रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं उसको बताएं इसके बारे में, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैं समझता हूँ बहुत कम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और वो जो है दूसरे ऑप्शंस को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम बड़ा सिंपली उसको बोल देते हैं कि भाई डोमिसाइल बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट ले आओ। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोग बोलते हैं। अगर इन केस वो अपनी फैमिली मेंबर्स का कराने आया है, उसका खुद का आधार अपडेट है, तो उसको बताएं कि आपका आधार अगर अपडेट है और आप किसी और का करा रहे हो अपनी फैमिली में, तो आप अपने आधार के बिहाफ पे करा सकते हो। ये डिक्लेरेशन है, इसको भर के दे दीजिए। ठीक है, सभी जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, इस 2-3 पार्ट में जरूर आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इस पे हमें ध्यान देते हुए काम करना है। जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं, हम उसको सही जानकारी देके उसको सुविधाजनक तरीके से काम करेंगे तो उसको भी ठीक लगेगा। हाँ, हो सकता है वो काफी दिन से परेशान हो, उसकी वजह से उसका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ एक चीजें हैं, जब आप अपना काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे तो आप ऑपरेटर सिंक करते हैं डेली। ऑपरेटर सिंक नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाते हो। तो ऑपरेटर सिंक करते समय आपको सेंटर नेम में, जो भी हमारे यूसीएल भाई हैं, उनको अपने सेंटर नेम में CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना होता है। एड्रेस वाले पार्ट में आप कुछ भी भरिए। ये मैं जो आप ऑपरेटर सिंक करते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको काम करते समय जो प्रोसेस फ्लो है वो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सेंटर नेम में केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। इसमें देखा गया है कई बार हम लोग जो भी हमारी शॉप है, जैसे लक्ष्मी कंप्यूटर है, बालाजी कंप्यूटर, इस तरह का कुछ लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। या डिजिटल सेवा केंद्र लिख देते हैं, CSC आधार केंद्र लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है कुछ भी। सेंटर नेम में ऑपरेटर सिंक करते समय केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर भरना है। सेंटर एड्रेस में आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी, उस एड्रेस से पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी दुकान का नाम, अपनी आइडेंटिटी कुछ दे सकते हैं, लैंडमार्क भर सकते हैं। लेकिन सेंटर नेम में सभी BLE भाई जो भी हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आपको केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। अपने सिस्टम में एंटीवायरस रखने की आपको कोई ऐसे आवश्यकता नहीं होती है। विंडो अपडेट और फायरवॉल हमेशा ऑफ रखें। विंडो अपडेट या फायरवॉल आप ऑफ नहीं रखेंगे तो विंडो अपडेट होने से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी BLE भाई की कॉल आ रही है कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं हम, या आपका GPS कई बार काम करना बंद कर देता है, या आपकी सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो विंडो अपडेट को आप ऑफ रखें, फायरवॉल को ऑफ रखें, क्योंकि जो नए नए अपडेट्स आते हैं हो सकता है उनकी वजह से आपकी जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं वो हो सकता है सपोर्ट करना बंद कर दे। ठीक है, इसके अलावा फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अब नेम, DOB, जेंडर, फोटो, बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मेल ID और डॉक्यूमेंट अपलोड पर काम कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में सर्विसेज आती भी हैं तो भी उस पर यूज़ नहीं करना है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताइए, हम लोग को बताइए कि सर हमारे सिस्टम में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस काम के लिए हम ऑथराइज है वही हमको काम करना है। अपने सेंटर पे, सेंटर के बाहर और अंदर रेट लिस्ट जरूर लगा कर रखें। अपने रेजिडेंट जितने भी आते हैं, जिसका जो काम कर रहे हैं आप, उसका एक कस्टमर रजिस्टर जरूर बनाएं। रजिस्टर का फॉर्मेट जो आपको बताया हुआ है उसके अनुसार ही उसकी एंट्री करें। आपका सेंटर जब भी विजिट होता है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिट करते हैं, हम लोग जाते हैं, या UID से कोई ऑफिसर आता है, तो उसका सपोर्ट करें सेंटर चेकिंग के दौरान। ऐसा ना करें, कई बार देखा जाता है कि सेंटर बंद करके हम गायब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ना हो। या सेंटर चेकिंग के दौरान हमको मना करते हैं कि आप क्यों हैं, क्यों चेक कराएं हम आपका सेंटर। देखो, कुछ गलतियां अगर हम लोगों से हो रही होंगी तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह का नहीं करना है, ओवरचार्ज बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो अगर इस तरह की कुछ इरेगुलरिटी या फिर डिस्क्रिपेंसी फील्ड से पाई जाती है तो आपकी ID बंद की जा सकती है। आपका यूसीएल तो बंद हो ही जाएगा, आपकी CSC ID भी बंद की जा सकती है। क्योंकि हम लोग जो है एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसकी कुछ एक बेसिक कंप्लायंस है जो कि UIDAI ने बताई हुई है, और उसको हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम लोग मिलकर उसको फॉलो करें। उसका वॉल्यूशन अगर करेंगे तो उस पर जो भी एक्ट के अनुसार पेनलाइज करने की जो भी क्लॉजेस बने हुए हैं वो किया जा सकता है। आप अपना सेंटर डेली खोलें। कुछ एक हमने एनालिसिस किए हैं, डेटा एनालिसिस, कि कुछ BLE भाई जो है कुछ घंटे खोलते हैं या फिर महीने में 20-25 दिन में से केवल 10-15 दिन अपना सेंटर ऑपरेट करते हैं, या दिन में आप 8 घंटे नॉर्मल काम करिए। क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप जितना काम करेंगे आपका
ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, आपकी कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं। और ये यूसीएल सर्विस हम कुछ ही अपने जो सेलेक्टिव बियरीज हैं उनको ही दे पा रहे हैं, क्योंकि जो बैंक बीसी हैं उनको दे पाते हैं, और बैंक बीसी में भी हमारे को जो कुछ एक टारगेट निर्धारित है, हम उतने ही अपने यूसीएल सेंटर्स चला सकते हैं। तो आप लोगों से जो भी हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, बीएलई भाई, सबसे अनुरोध है कि अपना सेंटर डेली ऑपरेट करें, अपना सेंटर डेली खोलें और उस पर पूरा मैक्सिमम समय दें। आप सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं, तो पूरा समय दें अपने सेंटर पे। इससे क्या होगा, आपके कभी कभी सेंटर खोलेंगे ना तो उससे ट्रस्ट खराब होता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर लोग आपके यहाँ पे जो काम कराने आते हैं ना, तो एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है, माउथ पब्लिसिटी से जो है चीजें फैलती हैं। और एक बार अगर आपके सेंटर का जो है अच्छी गुडविल हो गई, तो फिर आपके ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा। अभी भी हमारे पास में काफी स्कोप है। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके आधार मोबाइल से आधार से लिंक नहीं है। जो आप लोग बोलते हैं, कई बार आपसे बात होती है या फील्ड पे हम लोग देखते हैं, ये फीडबैक आता है कि सर अब यूसीएल में सर्विस ही क्या रह गई है, हम लोग मोबाइल नंबर एड्रेस अपडेट कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है अभी भी आधार में। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, अभी सहारा स्कीम है, अभी स्कॉलरशिप है, या राशन कार्ड जो 1 फैमिली 1 आईडी है, उसमें आप देख रहे हो कि इन सभी सर्विसेज में मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एनरोल नहीं करा पाते हैं। और ऐसी स्कीम्स आती हैं तो फिर भीड़ आपके सेंटर्स पे या फिर लोग कराने आने लगते हैं। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है कि लोग अभी भी अपने, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराए हुए हैं आधार में। तो आप लोगों को बताएं, जागरूक करें, क्योंकि आप लोग बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप अदर की सर्विसेज दे रहे हो। ऐसा नहीं जो काम कराने आ रहे हैं केवल उनका ही काम करेंगे आप, मोबाइल नंबर अपडेट या एड्रेस अपडेट। जो भी लोग आपके यहाँ सेंटर पे काम कुछ भी कराने आते हैं, आपके यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताएं कि भाई आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है नहीं है, आपका आधार में एड्रेस अपडेट है नहीं है। जो एक नया सर्कुलर यूआईडीआई जारी किया हुआ है पिछले 1 साल से कि डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं सभी लोगों की, दोबारा से अपलोड कराने हैं उनको आईडी एड्रेस में, उसके बारे में बताइए। ये सारी चीज़ें सर्विसेज अपने सेंटर पे डिस्प्ले करके रखिए कि भाई आपका आधार जो है कितना पुराना बना हुआ है। अगर आपने अपने आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं करा रखे हैं तो आप अपलोड करा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में आपके जो आप सरकारी स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं या फिर ले सकते हैं वो आपको नहीं मिल पाए। तो ये चीज़ें अगर इस तरह से बताएंगे रेजिडेंट को तो वो जरूर कराएगा, ऐसा नहीं है। और जो उसके यूजर चार्जेस हैं 50 रुपये, वही निर्धारित शुल्क लें आप लोग। अपने सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा, रेट लिस्ट, कस्टमर रजिस्टर, ये सभी चीज़ें लगा कर रखें। ये रेट लिस्ट है, आपको डेमोग्राफी अपडेट का 50 रुपये लेना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड का ही 50 रुपये है, कलर प्रिंट आउट करके देते हैं किसी को तो 30 रुपये उसका चार्जेस देने हैं। आप ये रेट लिस्ट अपने सेंटर पे लगा कर रखें और निर्धारित शुल्क ही लें। ये हमारा कॉमन सर्विस सेंटर जो भी यूसीएल या बैंकिंग है तो उसका एक कॉमन ब्रांडिंग का फॉर्मेट है जो आपको ऑलरेडी शेयर्ड है। ये ब्रांडिंग का फॉर्मेट आप लोग बनवा कर अपने मेन फ्रंट सेंटर पर जरूर बड़ा इसको लगा कर रखें। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो सीएससी सेंटर्स हैं उसमें ब्रांडिंग दिखती ही नहीं है, भाई जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग फोटो कॉपी सेंटर और बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं लिखा रहेगा, जनसेवा केंद्र लिखा रहेगा बड़े से, लेकिन इस तरह से सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, आधार की जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो वो ब्रांडिंग नजर नहीं आती है। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि ये जो कॉमन ब्रांडिंग का एक फॉर्मेट आपको दिया है, बैनर दिया गया है ना, इसको जरूर अपने सेंटर पर लगा कर रखें। ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, ये इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। इसके अलावा आप लोग कोई और फॉर्मेट यूज ना करें, और जितने भी कॉलम्स इसमें दिए गए हैं वो सभी कॉलम्स में आप रजिस्टर बनाकर मेंटेन करें। कई बार आप मोबाइल नंबर नहीं लिखते, मोबाइल नंबर इनकरेक्ट लिखते हैं या 4 डिजिट लिखते हैं, आधार नंबर लिख देते हैं। आधार नंबर किसी का भी आपको अपने पास में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसमें रेजिडेंट का नाम, क्या काम कराया, क्या पैसा लिया, मोबाइल नंबर क्या था, उसके सिग्नेचर, उसको आपके यहाँ पे काम कराया तो उसको कैसा लगा, यहाँ पे उसका कोई सजेशन है तो वो ये कॉलम जरूर रखें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। अगर ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो ये श्योरिटी है कि आपके यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। यूसीएल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसकी आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। हमारे यूपी में
1 लाख से ज़्यादा एक्टिव बीएलई हैं जो कि सीएससी की सर्विसेज डिलीवर करते हैं, लेकिन उनमें से केवल हम मात्र जो है 5,500 बीएलईज को ही यूसीएल की सर्विस दे पा रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि आप कितने न, मतलब 20% लोगों को भी हम नहीं दे पा रहे हैं ये सर्विस। आपको ये समझना होगा कि आप बड़े ही सेलेक्टिव बीएलईज में से हैं। 5% लोगों को ही लगभग हम ये यूसीएल की सर्विस से जोड़ पा रहे हैं। जो जितने भी हमारे एक्टिव बीएलईज हैं, अगर हम 1.25 लाख की बात करें तो लगभग 5% बीएलईज को ही हम ये सर्विस दे पाते हैं, क्योंकि उनमें से लगभग 20% बीएलईज हैं, लगभग जो कि 20-22 हज़ार हैं जो बैंक बीसी हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बैंकिंग पे भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनको ही हम यूसीएल सर्विस दे पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम यूसीएल से एंगेज हो गए तो सीएससी की अदर सर्विसेज को छोड़ देते हैं। ये भी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग भी एनालिसिस की है कि जो यूजुअल बीएलईज हैं वो बैंकिंग पे कम काम कर देते हैं या और सर्विसेज पे काम नहीं करते हैं। आप एक पूरा मॉल है जिसपे कि इस तरह की सर्विसेज हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा यूजुअल बीएलई सीएससी की लगभग 99% सर्विसेज को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि आपके पास बैंकिंग भी है, आप आईआरसीटीसी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज दे सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लगभग सारी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। आप सीएससी ग्रामीण स्टोर के माध्यम से ऑर्डर्स लगा सकते हैं।